हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th और आज का हमारे पास में टॉपिक है ओजोन होल। इसके पहले हमने इस पीडीएफ में से ओजोन लेयर के विषय में कल पढ़ा था। आज हमारे पास में टॉपिक आया है ओजोन होल। तो वही जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यहां से कॉपी करके मैंने वहां पर इन सबको ले लिया है, तो हम वहीं से इसको देखेंगे। उसके बाद में फिर हम आपकी पीडीएफ पे आएंगे। तो ओजोन होल क्या है, कैसे होता है, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं यहां से। तो ओजोन होल में क्या है कि सबसे पहले जब हमारे पास में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ा तो कुछ केसेस आए कैंसर के केसेस आए। तो 1980 में इन 1980 एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट, मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक इतने ज्यादा केसेस क्यों बढ़ गए हैं कैंसर के। तो मालूम चला कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो ब्रेक हो गई है। ओजोन लेयर जो है वो क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। अब जब ओजोन लेयर ब्रेक हो गई है तो वहां से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो नीचे आने लगी है। तो उसी के ऊपर सारा ये डिस्कशन है। इन 1980 एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट वर्किंग इन अंटार्कटिका रिपोर्ट अबाउट डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉमनली नोन एज ओजोन होल ओवर द साउथ पोल। तो इस प्रकार से वहां पर इस प्रकार के स्टेटमेंट दिया गया। अब इसमें इट वाज फाउंड दैट द यूनिक सेट ऑफ कंडीशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन होल। अब इसमें कुछ कंडीशन है जो ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने आपको बताया था कल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही, जो कि हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यूज करते हैं, जिसको हम एसी में यूज करते हैं। ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे पास में दो सीजन आते हैं। एक तो समर का सीजन आता है और एक हमारे पास में किसका सीजन आता है, ठंड वाला सीजन आता है, वेदर का सीजन आता है। तो यहां पर बात हो रही है कि जब हम बात करते हैं इन समर सीजन में, तो समर सीजन में क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि समर सीजन में जो गैसेस होती है वो फ्रीली मूव होती है। ठीक है, गैसेस जो होती है वो फ्रीली मूव होती है। तो इन समर सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पहली गैस कौन सी हुई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। हमारे पास में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमारे पास में मीथेन रिएक्ट करता है विद क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है और क्लोरीन एटम का वो फॉर्मेशन करता है। क्लोरीन सिंक में प्रिवेंटिव मच ओजोन डिप्लेशन। अब इसकी रिएक्शन में आपको बताऊंगा थोड़ी देर से। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में वेयर एस, जबकि इन विंटर में विंटर के समय हमारे पास में स्पेशली टाइप ऑफ क्लाउड कोल्ड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड आर फॉर्म बाय अंटार्कटिका। देन दीज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड प्रोवाइड सरफेस, ये एक सरफेस प्रोवाइड कराता है, सरफेस ऑन विच, जिसमें जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन नाइट्रेट जो होता है, फॉर्म गेट हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरस एसिड। इट आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और क्लोरीन प्रोड्यूस करता है मोलिकुलर क्लोरीन में। देखो अब ये होता कैसे है, ये ऐसा होता है। इसके रिएक्शन में आपको बताता हूं। यहां पर हम देखते हैं इसके रिएक्शन। हमारे पास में सपोज करो केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है हमारे पास में, कि सपोज करो हमारे पास में एक मिनट,
यहां पर ये क्लोरीन, ये कल याद है, यह कल हमने किया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमने ये बनाया था। क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल जब रिएक्ट करता है NO2 के साथ तो हमारे पास में बनता है ClO NO2। जब क्लोरीन रेडिकल, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल है, ये सिर्फ क्लोरीन रेडिकल है, ये आपके पास फ्री रेडिकल है, ऊपर ये डॉट लगा हुआ है, ये फ्री रेडिकल है। कल मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल क्या होता है। तो ये हमारे पास में क्या फ्री रेडिकल है। क्लोरीन रेडिकल यदि रिएक्ट करता है CH4 के साथ में तो हमारे पास में CH3 फ्री रेडिकल बनता है और HCl हमारे पास में यहां से क्या होता है, मिल जाता है। यहां से आपके पास में क्या हुआ, यहां से आपके पास में एक क्या मिला, H फ्री रेडिकल मिला। ये H फ्री रेडिकल और ये Cl मिलकर हमारे पास बन गया HCl, तो ये बन गया हमारे पास में HCl। साथ में यहां से एक H चला गया तो बचा CH3, तो ये आ गया हमारे पास में CH3। अब अगेन हमारे पास में ये जो है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, वाटर के साथ में। ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, तो जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा हमारे पास में, हमारे पास में बनाएगा HOCl प्लस HNO3, HOCl प्लस HNO3 हमारे पास में यहां से बनाता है। ये हमारे पास में रिएक्शन हुई, HLOCl प्लस HNO3 बनाया। ये यदि मान लीजिए वाटर के साथ रिएक्ट ना करके ये यदि हमारे पास में रिएक्ट करता है HCl के साथ में, तो हमारे पास में Cl2 गैस बनता है और HNO3 बनता है। व्हेन सनलाइट रिटर्न टू द अंटार्कटिका द स्प्रिंग, अब हमारे पास में द सन्स बर्न्स ब्रेक ऑफ द क्लाउड एंड HOCl एंड Cl2 आर फोटोलाइज्ड बाय सनलाइट, ये फोटोलाइज हो जाता है इज गिवन द रिएक्शन। जैसे रिएक्शन की हेल्प से समझो क्या बोल रहा है कि यदि हमारे पास में HOCl, यदि यहाँ पास में HOCl HMu, ये है यहाँ पास में HMu की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये आता है या कांटेक्ट में आता है सनलाइट के, तो ये ब्रेक हो जाता है। यहां से ये फ्री रेडिकल OH माइनस आ गया और ये Cl के आगे आपका फ्री रेडिकल आ गया। उसी प्रकार से यदि मान लो Cl आपके पास में Cl2 जो गैस है वो HMu के कांटेक्ट में आता है, मतलब सनलाइट का कांटेक्ट में आता है, तो यहां से हमको दो फ्री रेडिकल किसमें मिल जाते हैं, Cl के दो फ्री रेडिकल, या कहें Cl फ्री रेडिकल के रूप में हमको मिल जाता है। इस प्रकार से द क्लोरीन रेडिकल दज फॉर्म इनिशिएटेड द चेन रिएक्शन फॉर ओजोन डिप्लीटिंग इज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। तो इस प्रकार से हमारे पास में रिएक्शन होती है। ये वही के रिएक्शन है जो इसमें हमारे पास में लिखा हुआ था ओजोन होल में। ये आप एक बार इसको रीड कर लेना, ये लिखा हुआ है, ये वही है जो मैं आपको अभी समझाया हूं। ठीक है, इसके नीचे यदि आप आओगे तो यहां आपके पास में रिएक्शन आ रही है। जैसे ये है हमारे पास में रिएक्शन, कौन सी है रिएक्शन के ClO, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कुछ देर पहले कि हमारे पास में यहां से क्या है, ये रिएक्ट करता है ClO, इसने रिएक्ट किया NO2 के साथ में, तो आपके पास ClO NO2 बनता है। फिर ये Cl फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है CH4 के साथ में, CH3 और HCl बनता है। ClO NO2 रिएक्ट करता है H2 के साथ में, तो हमारे पास में HOCl और HNO3 बनता है। जब HONO2 रिएक्ट करता है HCl के साथ में, तो हमारे पास में Cl2 और HNO3 बनता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। समझ में आया? इतने रिएक्शन समझ में आया? अब बात करते हैं हम यहाँ पर वेन सनलाइट, जब हमारे पास में सनलाइट, अच्छा ये भी मैं आपको समझा दिया कि जब ये रिएक्शन करता है इसके साथ में, तो हमारे पास में क्या बनता है, हमारे पास बनता है ये फ्री रेडिकल में ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये देखो, ये फ्री रेडिकल में हमारे पास में ब्रेक हो गया। उसके बाद Cl2 हमारे पास फ्री रेडिकल में ब्रेक हो गया। क्लियर है? बात सही में आ रही है? अब हमारे पास में आता है द क्लोरीन रेडिकल दज फॉर्म इनिशिएट द चेन रिएक्शन फॉर ओजोन डिप्लीटिंग इज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। ये अपन ने अभी वहां पर देखा। ठीक है, अब हमारे पास में एक नया टॉपिक आता है। ये टॉपिक हमारे पास में हुआ कंप्लीट। अब हमारे पास में आता है नया टॉपिक। नया टॉपिक में हमारे पास में इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। अब ये हमारे पास में टॉपिक है, इसको भी हम वहीं से देखेंगे। अब इसमें क्या है हमारे पास में, तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारे पास में कि इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के अंतर्गत हमारे पास में जो पॉइंट आते हैं
अब ये इफेक्ट क्या होता है यहां पास में, विद द डिप्लीटिंग या डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फिल्टर इनटू द ट्रोपोस्फेयर. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीड टू रिजाइन ऑफ स्किन, कैटरेक्ट, सनबर्न, स्किन कैंसर, किल ऑफ मेनी फोटो प्लैंकटन, डैमेज टू फिश प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा. ये हमारे पास में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करता है, इनको डैमेज कर देता है. इट आल्सो बी रिपोर्टेड दैट द प्लांट प्रोटीन्स गेट इजीली इफेक्टेड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन which lead to the harmful multiplication of cell. ये बहुत से सेल को क्या करता है, बहुत से सेल को ये नष्ट कर देता है हमारी बॉडी में. इट आल्सो इंक्रीज, अब ये किसको इंक्रीज करता है, इट आल्सो इंक्रीज इवोपरेशन ऑफ सरफेस वाटर. सरफेस वाटर जो हमारे पास में है उसको आप क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, उसको वेपर फॉर्म में बना देता है. इसलिए हमारे पास में जो बोल रहे हैं कि परेशानी है, पानी नहीं है. पानी इसलिए नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है वो हमारे पास में क्या होता है, पानी कमी क्यों आई, क्योंकि वो वेपर फॉर्म में चला गया. ठीक है. इट आल्सो इंक्रीज वेपोराइजेशन ऑफ सरफेस वाटर. इस प्रकार से द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स एंड डिक्रीज द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को कम कर देता है. और कंटेंट ऑफ द सोइल, जो सोइल है, सोइल में जो नमी है, सोइल की नमी को क्या कर देता है, ये पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है. अब हमारे पास में आता है यहां पर इंक्रीज इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डैमेज. अब ये किसको डैमेज करता है, प्लांट एंड फाइबर्स. और ये किसको देता है, फेड फास्टर. तो इस प्रकार से हमारे पास में इफेक्ट, इसके जो इफेक्ट है वो हमारे आसपास देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे हमारे पास में जो रोग हो, बीमारियां वगैरह हो, उन सबको ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. तो कुल मिला के बात यही है कि यदि हम अभी भी नहीं संभले, यदि हम ये यूनिवर्स, अब पूरी यूनिवर्स की ही बात हो रही, किसी एक की बात नहीं हो रही, कि यदि अभी भी ये नहीं जागरूक हुए, नहीं संभले, तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे आस पड़ोस में बहुत ज्यादा, और बल्कि हमारे घर में ही क्या हो जाएंगे, कैंसर के बहुत ज्यादा मरीज हो जाएंगे. इसलिए जो ओजोन लेयर है, ओजोन का फार्मूला होता है O3, इसको बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका एक मेन रीजन है, जो कि एसी में आता है, तो एसी को बंद करना पड़ेगा. फ्रिज को आता है, फ्रिज को बंद करना पड़ेगा. और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पेस्ट किया जाता है, जैसे कंप्यूटर को साफ करने के लिए उसका पेस्ट किया जाता है. तो ये सारे हार्मफुल है. अब कहीं ना कहीं ये हमको कुछ देर के लिए हेल्प तो करते हैं, हमारे जीवन को ये इजी बनाते हैं, बट हमारे पास में ये जो होता है इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है ह्यूमन बॉडी का. ह्यूमन बॉडी के ऊपर इतना इफेक्ट होता है कि ये हमारे पास में जितने भी रोग वगैरह हैं उनको ये जनरेट कर देता है. कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है, हेडेक हमारे पास सबसे बड़ी बीमारी है, सिर दर्द जो होता है, और उसके बाद में जो अस्थमा वगैरह होता है, ये सारे किसके कमाल है, ये सारे क्लोरोफ्लोरो के कमाल है. हम क्लोरोफ्लोरो यूज करते हैं. अच्छा एक बात और, जिस घर में, जिस परिवार में कैंसर वाला रोगी है, उसको तो ना तो मोबाइल चलाना चाहिए, ना ही एसी चलाना चाहिए, ना ही फ्रिज चलाना चाहिए, कुछ भी नहीं चलाना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसको वो और ज्यादा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा. तो इस प्रकार से हमारे पास में इफेक्ट हमने यहां पर इसके देखे. अब हम बात करते हैं आगे इसी में. अब हमारे पास में यहां पर जो बचा हुआ है वो है पोल्यूशन. अब हमारे पास में डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पोल्यूशन आते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन हुआ, ये तो इफेक्ट आपका कंप्लीट हुआ. अब देखो अब हमारे पास में आया वाटर पोल्यूशन. पोल्यूशन में हमारे पास में आया वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन में मैं आपको ज्यादा तो कुछ बताऊंगा नहीं. वाटर पोल्यूशन किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, ये आप सभी जानते हैं. आपने 5th में, 6th में, 7, 8, 9, 10th में आप पढ़ते हुए आए, आपको मालूम है वाटर पोल्यूशन क्या होता है, किस किस से होता है. तो
मैं इतना ही कहूंगा कि इसको आप करना रीड, मैं इसको नहीं बताने वाला कि ये वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे इसको रोकथाम की जाती है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री वगैरह जो हमारे पास में बनी है आजकल, उससे हमारे पास में बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है। अभी एक लंबा चौड़ा हमारे पास में टॉपिक आ गया है। ये जो वाटर पोल्यूशन है इसको आप देख लेना, ठीक है, एक बार रीड कर लेना वाटर पोल्यूशन को। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये वाटर पोल्यूशन है, यहां से यहां आया हुआ है ये वाला पॉइंट। अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बात यहीं पर है। अब इसमें वाटर पोल्यूशन का रीजन क्या है, हम रीजन की बात कर लेते हैं कि वो वाटर पोल्यूशन आखिर होता क्यों है। ठीक है, तो यहां से देखा जाता वाटर पोल्यूशन का रीजन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पास में पैथोजेंस, पहला रीजन है यहाँ पास में पैथोजेंस। दूसरा रीजन है यहाँ पास में ऑर्गेनिक, जो वेस्ट वगैरह निकलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट। तीसरा रीजन है यहाँ पास में ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना। तीसरा रीजन क्या है यहाँ पास में, तीसरा रीजन है यहाँ पास में यहाँ पर केमिकल वेस्ट। पूरा देख ही लेते हैं अपन, उसके बाद में अपन टेबल पे चलेंगे। उसके बाद में यहाँ पास में केमिकल वेस्ट, ये देखो केमिकल पोल्यूटेंट्स, ये केमिकल वेस्ट जो हम कहते हैं। देन हमारे पास में सोइल वगैरह भी जो होता है वो भी हमारे पास में क्या है, इसी के रीजन है, वाटर पोल्यूशन के रीजन है। अब हमारे पास में सीधा सीधा मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में बता देता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज जो भी फैक्ट्रियों में सामान बन रहा है, सब में कहीं ना कहीं केमिकल का यूज हो रहा है। और जब केमिकल का यूज हो रहा है उसमें, तो उसका जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, कहीं तो जाएगा ना। तो हम देखते हैं वो वेस्ट को या तो नदी में मिला दिया जाता है, या तालाब में मिला दिया जाता है, या समुद्र में मिलाया जाता है, या उसके जो वेस्ट पदार्थ है उसको सॉलिड फॉर्म में यदि है तो उसको ट्रक से भर भर के ले जाते हैं और समुद्र में हम डाल देते हैं। तो हमारे पास में लिक्विड के फॉर्म में वेस्ट आ रहा है, सॉलिड के फॉर्म में वेस्ट आ रहा है। ये सारा वेस्ट कहाँ जा रहा है, ये वाटर में जा रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से। तो जिस कारण से हमारे पास में क्या है, वाटर पोल्यूशन ज्यादा मात्रा में होने लगा। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट दिया हुआ है, ऑर्गेनिक वेस्ट में मतलब वही जिसमें हमारे पास में केमिकल्स हो। ऑर्गेनिक मतलब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें हमारे पास में क्या हो, केमिकल्स वगैरह हो। तो अब विभिन्न विभिन्न प्रकार के केमिकल्स है, वो बहुत टॉक्सिक हमारे पास में केमिकल्स वगैरह भी है। आपने देखा होगा कि जहां पर फैक्ट्री वगैरह होती है, वहां का आसपास का जो पानी होता है वो काला हो जाता है। काला क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें हद से ज्यादा मात्रा में इम्प्योरिटी जमा रहती है उस पानी में। वो पानी थोड़ी ना, एक्चुअली वो पानी नहीं है, वो क्या है, वो आपके पास में टोटल वेस्ट मटेरियल है जो कि हम फैक्ट्री से निकलता है, जिसको हम सीवेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक टेबल बनी हुई है मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स, जैसे यहाँ पास में है, यहाँ पोल्यूटेंट दिया हुआ है, यहाँ सोर्स दिया हुआ है। पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास सोर्स क्या है, इसका सोर्स है हमारे पास में डोमेस्टिक सीवेज। हाँ, जो हमारे पास में सीवेज है, डोमेस्टिक सीवेज है, वो भी हमारे पास में एक बहुत बड़ा रीजन बना हुआ है वाटर पोल्यूशन का। देन ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट में यहाँ पास में क्या जाएगा, हमारे पास में जाएगा डोमेस्टिक सीवेज, तो उसमें रहेगा ही, डोमेस्टिक सीवेज उसमें रहेगा ही। देन एनिमल, देखो बहुत से आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बहुत से जीव जंतु, पशु पक्षी, मवेशी उसमें तैरते रहती है, मर जाती है। अब वो मरेगी तो उसको क्या करोगे भाई, इंसान मर जाते हैं उसको जला देते हैं या दफना देते हैं। अब जो मवेशी मरती है, जैसे तुम्हारा हाथी मरा, घोड़ा मरा, गाय मरी है, सुअर वगैरह बनाए, गधे मरे, वो कहाँ जाएंगे, वो सारा का सारा वेस्ट होकर के वाटर में मिलेगा। वाटर में मिलेगा तो वाटर पोल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारे पास में एनिमल्स वगैरह हो गया, देन हमारे पास में वेस्ट वगैरह हो गया। देन इस प्रकार से यहाँ पास में प्लांट्स, कुछ जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो भी कहाँ जाते हैं, पानी में ही जाते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम फूड, जैसे हमारे पास जो खराब खाना हो जाता है, खाना खराब हो गया, वो भी कहाँ जाएगा, पानी में ही हम बहा देते हैं उसको। ठीक है, प्रोसेसिंग, अब जितनी भी यहाँ पास है ये जो कितना है वो फैक्ट्री की ले लो आप, तो आप समझ रहे हो ना, आप कितना एग्जांपल दें, मिलियंस मिलियंस एग्जांपल है इसके वाटर सीवेज के। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट में आते हैं। अब हमारे पास में आता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, हमारे पास में क्या आता है, जैसे हमारे पास में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। टॉक्सिक हेवी मेटल्स में क्या जाते हैं हमारे पास में, इंडस्ट्रीज से निकले हुए केमिकल्स, फैक्ट्रीज से निकले हुए जो अपशिष्ट है, जो इम्प्योर मटेरियल्स है, वो सारा इसमें जाता है टॉक्सिक हेवी मटेरियल। देखो ये टॉक्सिक फैक्ट्री में, जैसे यहाँ पास में एक कपड़े का ही एग्जांपल ले लो, एक कपड़ा है,
कपड़ा जब बनता है तो आप जानते हैं कि कपड़ा ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसमें एक केमिकल यूज किया जाता है, और जो केमिकल यूज किया जाता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है। सेडिमेंट हमारे पास में, पेस्टिसाइड्स हमारे पास में होते हैं। अब सेडिमेंट्स में हमारे पास में क्या जाते हैं, सोर्स क्या है, सोर्स है हमारे पास में इरोजन ऑफ सोइल बाय एग्रीकल्चर एंड स्लिप। अब जैसे धान लगता है, गेहूं लगता है, दाल लगता है, मक्का लगता है, जितने भी हमारे पास में ये फसल है, उसमें इल्ली से बचाने के लिए या रोगों से बचाने के लिए हम केमिकल का यूज करते हैं। अब केमिकल का यूज करते हैं तो वो केमिकल कहाँ जाते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से पानी में ही जाते हैं। देन हमारे पास में आता है पेस्टिसाइड्स में, हमारे पास में पेस्टिसाइड हमारे पास कौन कौन से केमिकल्स यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट, वही बात है, फंगी और वीड्स। तो उसके लिए हम केमिकल यूज करते हैं फंगी को दूर करने के लिए, तो वो हमारे पास में पेस्टिसाइड्स के अंतर्गत आते हैं। देन हमारे पास में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में हमारे पास में मीनिंग ऑफ यूरेनियम कंटेनिंग मिनरल्स, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। हीट में हमारे पास में वाटर यूज फॉर द कूलिंग इन इंडस्ट्रीज। हाँ, अब हमारे पास में इंडस्ट्रीज में मशीन गर्म हो जाती है, तो जब मशीन गर्म होती है तो उसके ऊपर पानी के फव्वारे जाते हैं। पानी के फव्वारे क्यों? क्योंकि वो मशीन यदि हीट हो जाएगी तो वहां से वो ब्रेक होने के चांस रहते हैं, टूटने के चांस रहते हैं। इसलिए उसमें क्या करते हैं, पानी कंटिन्यूअसली उसके ऊपर डलते, स्प्रे होते रहता है, उसको ऊपर स्प्रे होते रहता है, ताकि उस पर जो हीट है वो ज्यादा ना हो, ठीक है, और वो मेंटेन कर सके। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये सारा वाटर पोल्यूशन के अंतर्गत आता है। इसको आप एक बार रीड कर लेना। एक तो ये बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, ये है, वो है, तो इसको आप देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। एक बार इसको रीड करना, इससे ज्यादा मैं आपको इसको नहीं देख पाऊंगा। हाँ, यहां से ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना इसका। बीओडी का शॉर्ट फॉर्म है बीओडी, और बीओडी को क्या बोलते हैं, बीओडी को बोलते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का नाम है। बीओडी को बोलते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहां से अब ये कंप्लीट हुआ हमारे पास में। अब आया ये, देख लेना क्या है कैसा, एक बार आप इसको रीड कर लेना, नोट्स वगैरह बना लेना। इतना ज्यादा आपको इसमें इंपोर्टेंस नहीं है बोर्ड के हिसाब से। हाँ, नीट और जी के हिसाब से अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको देख लेना यहाँ से। बाकी आप कोई जो बुक है, रेफरेंस जो बुक है, उस रेफरेंस बुक पे उसके एमसीक्यू सोल्व कर लेना, तो ये आपका कवर हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर केमिकल पोल्यूशन। तो केमिकल पोल्यूटेंट्स में वही तो है जो अभी अपन ने देखा। केमिकल पोल्यूटेंट्स में क्या है, जितने यहाँ पास में जैसे मरकरी हो गया, निकल हो गया, है ना, कैडमियम हो गया, ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं, जो सारे हमारे पास में मेटल्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो केमिकल पोल्यूटेंट्स के अंतर्गत आते हैं। अब ये अर्थ से भी आते हैं और कुछ ह्यूमन बीइंग के द्वारा भी तैयार होते हैं। हाँ, तो उसको भी एक बार आप क्या कर लेना, देख लेना। अब ज्यादा मैं इसमें नहीं बताऊंगा आपका। जैसे आपका प्लास्टिक का पाइप बनते हैं, प्लास्टिक की चेयर बनती है, कुर्सी बनती है, एसी बनती है, फ्रिज बनते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं इसमें जो केमिकल्स यूज किया जाता है वो कहाँ कैसे यूज किया जाता है भाई, इसमें जो केमिकल यूज किया जाता है वो टॉक्सिक भी तो होते हैं आपस में, कि नहीं होते हैं। तो वही है आपस में केमिकल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, बात समझ में गई। तो इस प्रकार से आपके पास में ये देख लेना। अब बात आता है यहाँ पास में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पास में, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें यहाँ पास में फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए, उसमें हमारे पास में लेड होना चाहिए, उसमें उसके में हमारे पास में सल्फेट होना चाहिए, देन उसमें हमारे पास में नाइट्रेट होना चाहिए, देन उसमें कुछ मात्रा में अदर मेटल्स होना चाहिए, है ना, जैसे द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सम कॉमन मेटल्स रिकमेंडेड इन द ड्रिंक वाटर इज गिवन टेबल। उसमें दिया हुआ है टेबल, उसमें हमारे पास में दिया हुआ है कि कोई क्या क्या होने चाहिए। जैसे देखो, आप जानते हैं जो आरओ का जो पानी पीते हैं हम, है ना, यदि आपको पता होना चाहिए कि हम जो पानी पीते हैं उसमें इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी होती है, लेकिन इतनी ज्यादा इम्प्योरिटी वाला नहीं। लेकिन हाँ, जो भी हम पानी पीते हैं, चाहे आप साफ पानी पी लीजिए, जो आपके घर में जो डेली बेसिस में आप पानी पीते हैं, उस पानी में भी आपकी इम्प्योरिटी है, और इम्प्योरिटी होना आपके सेहत के लिए अच्छा है। आपको मालूम है कि यदि औरों का पानी
डॉक्टर लोग कई जो मरीज होते हैं उसको औरों का पानी नहीं पीने देते। क्यों नहीं पीने देते? क्योंकि जो औरो होता है उसके इम्प्यूरिटी सारे निकाल देता है। इम्प्यूरिटी निकालने का मतलब क्या है जानते हो? उसके अंदर मेटल्स होते हैं। जो हम पानी पीते हैं ना उसके अंदर मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे हमारे पास में आयरन भी प्रेजेंट होता है उस पानी में मैग्नीज प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है, कैडमियम प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे पास में साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि यदि हम इनकी मात्रा, जैसे जब हम पानी पीते हैं, है ना, यहां देखो मेटल्स दिए हुए हैं, यहां मेटल दिए हुए हैं, मैक्सिमम हमारे पास में इसकी कंसेंट्रेशन होनी चाहिए। मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सम मेटल्स इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में हमारे पास में ये मेटल्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। लेकिन कितनी? ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेजेंस में हो। मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? देखो ppm पार्ट्स पर मिलियन और mg डेसीमीटर में क्यूब में हमारे पास दिया हुआ है। आयरन है तो आयरन होना चाहिए आपके पास में 0.2, मैग्नीज है 0.05, एल्यूमिनियम है 0.2, कॉपर है 3.0, जिंक है 5.0, कैडमियम है 0.005। ये उसमें परसेंटेज होनी चाहिए। ये परसेंटेज होनी चाहिए किसके अंतर्गत? जो हम ड्रिंकिंग वाटर करते हैं, हम पानी पीते हैं। तो बात कर रहा था हम औरों का पानी के ऊपर। तो औरों का पानी होता है जो डॉक्टर होते हैं उसको मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो उसमें इस प्रकार की प्रोसेस होती है, वो सारे के सारे ये जो मेटल्स है उनको अलग कर देता है। बिल्कुल 100% प्योर पानी। आपको ये जानकर बहुत ही अजीब लगेगा कि यदि हम 100% प्योर पानी पी लें तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हम 100% प्योर पानी नहीं पी सकते। हमको कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटी होनी ही चाहिए। वही हमारे लिए क्या होता है? सेहत के लिए अच्छा होता है। अदरवाइज हम 100% प्योर पानी पीने के कारण बीमार पड़ जाएंगे। तो उसमें ये इतने मेटल्स होने चाहिए, और ये किसी में यदि कोई मेटल्स मिले हुए हैं तो वो उसकी इम्प्योरिटी कहलाती है। यदि ये देखो हमारे पास में इसने बताया हुआ है कि मैक्सिमम कंसेंट्रेशन मेटल की ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए। यदि ड्रिंकिंग वाटर में इनकी कंसेंट्रेशन है, ये मेटल्स प्रेजेंट है, तो वो इम्प्योर वाटर कहलाएगा। और यदि ये मेटल्स सारे निकाल दें तो प्योर हो जाएगा, और प्योर हो जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे पास में इम्प्योरिटी के रूप में ये होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सीवेज का पानी उसको छना के पीने लगे कि नहीं ये तो सबने बोला था। हाँ, ये ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। सी वाटर नहीं पी सकते हम, ठीक है। प्योर का मतलब ये नहीं है, इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी गए कूड़े काड़े में से पानी उठाया पिया हाथ माथ धोके, ये सारी बातें नहीं करने का। अब यहां से ये हुआ हमारे पास कंप्लीट। अब आता है हमारे पास सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन हमारे पास, तो सॉइल पोल्यूशन में वही अभी फार्मर वाला बताया, जितने भी हमारे पास में खेत है, आप भी खेती वगैरह करते होंगे, तो खेत में हमारे पास में बहुत सी केमिकल्स का यूज किया जाता है। सॉइल पोल्यूशन मतलब बहुत से केमिकल्स का यूज किया जाता है। अच्छा देखो, जैसे कोई मवेशी मरी, जैसे कुछ भी हाथी घोड़ा बैल गधा जो भी आपका मरा, कुत्ता वगैरह, तो उसको कहां फेंकते हो आप? कोई ना कोई जमीन में गड़ाते हो आप, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे आपके सड़ गए, उसको कहां फेंकते हो आप? जमीन के ऊपर फेंकते हो आप, है ना। जैसे आपका कोई खाना है रात का वो खराब हो गया है, कहां फेंकते हो आप? जमीन के ऊपर ही तो फेंकते हो ना आप। तो वही तो क्या है आपका? सोइल है। जमीन में क्या है आपका? सोइल है। तो खेती बाड़ी, अब यहाँ अब सिटी वाले आपके पास यदि जमीन नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जिसके पास में जमीन है वो समझ सकता है कि जब हम फसल लगाते हैं तो फसल सड़ भी जाती है, ठीक है ना। फसल में बहुत से जीव जंतु हमारे पास में क्या होते हैं? मरते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसमें केमिकल का यूज करते हैं। उसमें हम यूरिया डालते हैं, उसमें हम सल्फर डालते हैं, उसमें हम जिंक डालते हैं। किसमें? मिट्टी के अंदर। और उसमें हम उसमें बहुत से हम उसमें जहर वगैरह डालते हैं। तो उसमें बहुत से हम केमिकल्स ये यूज करते हैं। और जब केमिकल्स का हम यूज करते हैं तो वो एक हिसाब से सॉइल पोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? सॉइल पोल्यूशन हुआ। तो आज जब हम कोई खाना खाते हैं, जैसे हम चावल खाते हैं या हम गेहूं खाते हैं, तो उस चावल में पहले जो टेस्ट था, पहले जो खुशबू थी, ना तो वो टेस्ट है ना खुशबू है। क्यों? क्योंकि हम उसमें केमिकल का यूज करने लगे। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करो। ऑर्गेनिक खेती का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक मतलब ये नहीं कि आप केमिकल्स उसमें डालो। ऑर्गेनिक खेती मतलब ये हुआ कि आप ऐसी खेती करो जिसमें आप ये केमिकल्स ना डालो। तो डॉक्टर लोग जब बीमार पड़ जाते हैं कोई, तो मना करते हैं कि आप चावल मत खाया करो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो, अच्छा आपने देखा होगा कोई फल हम वगैरह लाते हैं, फल वगैरह लाते हैं, पहले एक सीजन होता था कि इस सीजन पे आपको केले मिलेंगे, इस सीजन पे आपको आम मिलेंगे, इस सीजन पे आपको करेले वगैरह मिलेंगे, आलू मिलेंगे। हर एक का सीजन होता था। आजकल कोई भी सीजन में चले जाओ, हर चीज मिलती है। आम आपको हर सीजन में मिलेंगे, केले आपको हर सीजन में मिलेंगे। तो ये सीजन वाइज कैसे चल रहे हैं? हर जो सीजन वाइज चलते थे वो अब हमेशा क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं केमिकली इफेक्ट किए गए हैं। केमिकल उनकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, केमिकल उनकी ग्रोथ को कम कर देता है। तो हम, जैसे आपने मैंगो खाए होंगे, आम खाए होंगे, तो आज के आम में टेस्ट नहीं होता, स्वाद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का यूज किया गया है। अब वो केमिकल की हेल्प से पकाए हुए हैं, केमिकल के हेल्प से उसको बड़ा किया गया है।
जब हम सब्जी लाते हैं, पहले की सब्जी जो थी वो टेस्टी होती थी, आजकल की जब हम सब्जी लाते हैं तो वो टेस्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल्स आया है। तो ये जो सारा केमिकल्स है ये कहाँ डाला जाता है? ये खेतों में डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास में क्या होता है? सोइल पोल्यूशन होता है। अब यही मिट्टी बह के जाती है हमारे पास वाटर में, तो हमारे पास वाटर पोल्यूशन हो जाता है। तो ये भी हमारे पास में एक बहुत बड़ा रीजन है वाटर पोल्यूशन का, कि हमारे पास में जो मिट्टी है वो भाई मिट्टी ही तो हमारे पास में क्या है? मिट्टी ही तो है जिसमें हमारे पास में पानी रुकेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में आता है। अब आता है इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह। तो विभिन्न प्रकार के हमारे पास पेस्टिसाइड्स है, वो आप यहाँ पर एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप पेस्टिसाइड जब रीड करेंगे, अब वो तो आप अपने आप समझ जाएंगे आप क्या है, कैसे नोट्स बनाने हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये पेस्टिसाइड यहीं पर कंप्लीट करता हूँ मेरी तरफ से। तो आपका पेस्टिसाइड हमारे पास में यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। बाकी देख लेना आप, एक बार रीड कर लेना। मैं इसको अब ज्यादा रीड नहीं कराऊंगा, सोइल के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, ना पेस्टिसाइड के ऊपर बात करूंगा। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वाटर, नहीं इंडस्ट्रियल बेस्ट। अब इंडस्ट्रियल बेस्ट में वही है कि हमारे पास में जैसे आपके पास में इंडस्ट्री की बात की है, कपड़े की इंडस्ट्री है हमारे पास में, कि चने की इंडस्ट्री है हमारे पास में, कि आपके पास में कोई केमिकल्स बन रहा है उसकी इंडस्ट्री है आपके पास है, कि हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना रहा है उसकी इंडस्ट्री आपकी। तो उसमें जो इम्प्योर वेस्ट आता है, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में होता हो, चाहे वो गैस के फॉर्म में होता हो, जैसे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड जलाते हैं, जब आपकी कोई इंडस्ट्री है उसमें चिमनी होती है ना, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उसमें धुआं निकलता है, उसमें स्मोक निकलता है, ठीक है। तो वो भी तो हमारे पास में क्या हुआ? वो हमारे पास में क्या हुआ? एक प्रकार का हमारे पास पोल्यूशन हुआ ना। तो वो हमारे पास में इंडस्ट्री से निकलने वाला जो रॉ मटेरियल है, जो इम्प्योर है, वो हमारे पास में आएगा इंडस्ट्री बेस्ड में। तो इसको एक बार देख लेना, मैं इसको भी ज्यादा नहीं कराऊंगा। ये भी हमारे पास में कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। अगले जो स्टार्ट करेंगे लेक्चर वो यहां से स्टार्ट करेंगे लेकिन आप स्वयं बच्चों इसको पढ़ना। अब देखते हैं आगे कितने दिन और ये लेक्चर चलता है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जल्दी ही खत्म हो जाए आपका लेक्चर, ज्यादा समय न लगे इसमें। वैसे भी आपके काफी लेक्चर इसमें बन गए हैं। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।